जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारा प्रश्न लूसेंट से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, ये टोटल जो है 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है। टोटल 2500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखकर ही लग जाएगा कि बहुत मज़ेदार प्रश्न है और पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा अंत तक लगे रहिएगा। ठीक है, आप जो है प्रश्न जो भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये सारा प्रश्न 2019 के दरोगा के पेपर में पूछा गया है बिहार एसआई में। आपके छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसलिए प्रीवियस ईयर को ला रहे हैं कि आपको पता चले कि लूसेंट में सर कैसा प्रश्न है जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है। इसलिए कहते हैं लूसेंट को पढ़ते रहिए और इसे देखिए, तैयारी बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको स्क्रीन पर देखिएगा, उसको आंसर कमेंट बता दीजिएगा। और आपका 3 काम होता है, 3 काम आप अपना कर लीजिएगा। पहला होता है वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन कहता है स्क्रीन पे देखिएगा और पढ़िए, उसको टिक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है, बता दीजिएगा। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका 3 बार हो जाता है। बी नंबर होगा ऑप्शन आपका 3 बार अभी तक में लागू हुआ आपातकाल। कब लागू हुआ है? 3 बार। देखिए वर्ष सुन लीजिएगा, आप लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एक बार हुआ है 1962 में। कब? 1962 में एक बार हुआ है। एक बार 1971 में हुआ है। ठीक है, एक बार 1975 में हुआ है। कब? 1975 में। 3 वर्ष लागू हुआ था, 3 बार आपातकाल। 1962, 1971, 1975, 3 बार अभी तक में आपातकाल लागू हुआ है। तीनों देख लीजिए, समझ लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य कार्यान्वयन के आधार पर प्रथम घोषणा। पूछा जा रहा है कि 300 अनुच्छेद 352। देखिए आपसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर सकता है कि अनुच्छेद 3 को पूछा जाता है। 352, 356 और 360, ये तीनों आपातकाल के ही लागू हुआ है। 352 में जो है तीनों, थोड़ी रिपीट कर लीजिए, कॉपी में लिख लेना स्टार्ट कर दिए। 352 अनुच्छेद तभी लगता है जब बाह्य मतलब बाहर से आक्रमण होता है, तब 352 का जो है आपातकाल घोषणा लागू होता है। 356 जो होता है राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 का राष्ट्र के अंदर जो भी आपका होगा, ठीक है, गड़बड़ी या विफलता होने वाला है संवैधानिक तंत्र का, तब लगता है 356 का। 360 तब लगता है वित्तीय आपात से संबंधित जो है न्यूनतम 2 माह के लिए लगता है। ठीक है, 360 कब लगता है? वित्त आपात के लिए। एक बार और बात को सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लागू कितने बार हुआ है? अभी तक में एक बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आपको 352 का देख लीजिएगा। 352 अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है। कौन सा वाला? जो बाहर से आक्रमण होने वाला। 1962 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में था। 1975 में हुआ था अंतर गड़बड़ी के कारण। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तीनों याद कर लेंगे, सारा बात समझिए। एक बार और नोट कर लीजिए। आपातकाल पूछा जाता है कि जो चर्चा किस भाग में? तो 18 भाग में। ठीक है, आपातकाल का जो चर्चा किया 18 भाग में चर्चा किया गया है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सुन लेंगे। हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 का देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या संविधान में उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? पूछा जा रहा है कि संविधान में उद्देशिका जो है किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, बता दीजिए। तो ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है? ठीक है, देखिए इसका जो है संविधान में उद्देशिका का आर्थिक स्वतंत्रता का जो वर्णन नहीं है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है। इसका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है मौलिक अधिकार में। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, आप याद कर लीजिएगा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो शब्द है अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है। प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से प्रथम लिखित से संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा, प्रस्तावना जो भाषा तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। देखिए नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, पर इसका जो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में 2 शब्द लिया गया है, आपसे 2 शब्द लिया अमेरिका से, और इसका जो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। देखिए और एक बात और समझ लीजिएगा, प्रस्तावना उद्देशिका का 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसको जो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना या उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। देखिए इसकी जो स्वीकृति हुआ था 22 जनवरी 1947 को मिला था। स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को। इसे 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। 3 क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छे से। प्रस्तावना जो है पेश किए थे नेहरू जी ने कब?
13 दिसंबर 1946 को स्वीकृति मिला, 22 जनवरी 1947 को मिला। ठीक है, इसको जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए यहाँ तक आगे हो चुका होगा, हम आगे एक और बढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 का देखिए पूछा रहा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, बता दीजिए सभी। राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर का। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था का बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पूछा जा रहा है आपका बी आंसर हो जाता है। देखिए कुछ पॉइंट को समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही है इसी में। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 1957 में गठन हुआ था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था 1958 में। इसका जो 3 स्तर पे हुआ था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर को ग्राम पंचायत कहते हैं, ब्लॉक स्तर को पंचायत समिति कहते हैं, जिला स्तर को जिला परिषद कहते हैं। देखिए आपसे पूछ लेता कि पंचायती दिवस ठीक है कब मनाया जाता है, तो पंचायती दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, हम आगे एक और बढ़ लें। चलिए बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि 4 नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, बता दीजिएगा 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है आंसर हो जाता है सक्रिय आयोग हो जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाता है, सक्रिय आयोग हो जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। पूछा जा रहा है क्या 42वें संविधान में संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए उद्देशिका में समाजवाद, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। कुछ पॉइंट को सुनिएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे ही लघु संविधान भी कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा गया है। नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है बता दीजिएगा। राष्ट्रपति को जो है किस प्रकार उसके स्थान पर बैठाया जाता है, राष्ट्रपति पद मिला जाता है, कैसे बता दीजिए सभी। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारत का जो है राष्ट्रपति जो है ठीक है उसको जो संसदीय प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जाता है। इसका जो है ऑप्शन आपका सी हो जाता है, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका सी हो जाता है 6 का। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 7 में कहता है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन और 7 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाता प्रश्न है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए ये छोटा क्वेश्चन दिख रहा है पर कहीं कहीं पूछ लेने पे आदमी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है बता दीजिए 8 नंबर का। देखिए इनका जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाता है। इनका ऑप्शन आपका सी हो जाता है बरगद। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, फाइकस हो जाता है, फाइकस वेगालेसिस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस वेगालेसिस हो जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है बता दीजिएगा सभी। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होता है बता दीजिएगा। गंगा डॉल्फिन हो जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन हो जाता है। कॉपी में नोट करना स्टार्ट कीजिए। कुछ छोटा सा प्रश्न लिखाना की कोशिश करते हैं, सभी को पता भी होगा।
राष्ट्र चिन्ह क्या है आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। सभी को देखते हो कमेंट बता दिए, सभी को पता होगा ये आंसर। राष्ट्र चिन्ह क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मुद्रा। ये सारा प्रश्न आपको कमेंट में लिखा हुआ रहना चाहिए सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मुद्रा। ये सारा प्रश्न आपको कमेंट में रहना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। 10 में कहता है कि चिली, पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है चिली का चूकी माता, चिली का चूकी माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चिली का चूकी माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए 10 नंबर का सभी, ठीक है। देखिए चिली का चूकी माता खाने कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी हो जाता कॉपर, सभी याद रख लीजिएगा, कॉपर हो जाता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जा रहा है कि चिली खान चूकी माता खाने के लिए किसके लिए प्रसिद्ध होता है, कॉपर के लिए, ठीक है। इसके आगे एक और हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और सुन लीजिएगा। विश्व का तांबा राजधानी भी कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है, चिली को। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश चिली है। पूछा जाता है कि सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश कौन है, तो चिली हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 का देखिए क्या कहता है, देख लीजिएगा। पूछा नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन जुड़ी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन जुड़ी है। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेघा पाटेकर जुड़ी है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मेघा पाटेकर हो जाता है, ठीक है। नर्मदा बचाओ का शुरुआत हुआ था 1879 में, 1979 में, ठीक है, 1979 में हुआ था इसका शुरुआत नर्मदा बचाओ का। नर्मदा बचाओ का शुरुआत हुआ था 1879 ईस्वी में, सॉरी 1979 में, 1800 बोला जा रहा है, 1979 में क्या गया था, इसकी शुरुआत मेघा पाटेकर द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा लोगों को विस्थापना को रोकना था, ठीक है। इस इतना क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में। इसकी शुरुआत होता है 1979 में। इनमें कौन जुड़ी थी, नर्मदा बचाओ में मेघा पाटेकर हो जाता है आंसर। 12 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है। 12 नंबर कहता है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन हम आपका ए हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट को लिखना स्टार्ट कीजिएगा। प्रथम स्थान पे आता उत्तर प्रदेश, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, बिहार। चौथे पे आता है पश्चिम बंगाल। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश। दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल आ जाता है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किनका था, बिहार का है, 1106 किलोमीटर है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया का क्षेत्रफल 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या कुल आबादी की तुलना 17.5% लोग भारत में रहते हैं। इतना सारा प्रश्न याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे पूछा जा रहा है 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से उचित मिलान करें। निम्नलिखित में से उचित मिलान कीजिए, इनमें से कौन सही और कौन गलत है बता दीजिएगा किसी कमेंट में, आप लोग का इंतजार हम कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन उचित मिलान करें, इसका राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं। टिहरी बांध जो उत्तराखंड का है, ये भी सही है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में, ये बात सच है, सही है। पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में, ये भी बात सच है कि ये कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, ये सही है। पूछा तंगमुद्रा बांध कहाँ पे, कर्नाटक में, ये भी सही है, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में, ये भी सही है। इसका मतलब ये चारों सही है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि देखिए इंपॉर्टेंट 4 में से आ ही जाता प्रश्न एग्जाम में। टिहरी बांध जो उत्तराखंड का है, सरदार सरोवर बांध गुजरात का है, तंगमुद्रा बांध हो जाता कर्नाटक का, हीराकुंड बांध हो जाता उड़ीसा का। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट था, कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। ठीक, इसमें से 4 ऑप्शन सही था, गलत एक भी नहीं था। 40 नंबर के देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सही नहीं है बता दीजिएगा। निम्न में कौन सही नहीं है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। हम आपका वेट कर रहे हैं बताने का। देखिए इनमें से राइट आंसर होता है पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश का मेल नहीं है, इनका गलत हो जाता है। जो है उत्तर प्रदेश ऑप्शन आपका डी में है,
पीट मिट्टी जो है इनका मिलान गलत हो जाता है। देखिए नोट करना स्टार्ट कीजिए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दलदली मिट्टी जो है कच्छ की रन का है। दलदली मिट्टी कहाँ का है? कच्छ की रन का है। ये भी बात सच है, ये सही है। ठीक है। नमकीन मिट्टी जो है मरुभूमि का है। ये भी सही है आपका। पूछा जा रहा है लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ का है? लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु का है। याद कर लीजिए, सही है, तमिलनाडु का भी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ? तमिलनाडु का है। ठीक है। इन्हें पूछा पीट मिट्टी जो केरल और तमिलनाडु का है। ये पीट मिट्टी कहाँ का है? केरल और तमिलनाडु का है। सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दलदली मिट्टी जो हो जाता है आपका राइट आंसर कच्छ की रन का है, ये सही है। नमकीन मिट्टी जो है मरुभूमि का हो जाता है, ये भी सही है। ठीक है। पीट मिट्टी जो है केरल तमिलनाडु का हो जाता है, उत्तर प्रदेश का नहीं होता है। ठीक है। ये ऑप्शन आपका डी था जो है गलत था। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश का मिलान नहीं होता है। पीट मिट्टी जो है केरल तमिलनाडु का है। लेटेराइट मिट्टी भी तमिलनाडु का है। याद कर लीजिए सारा प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? बता दीजिए 50 फटाफट क्वेश्चन को। कांच का गहरा जो रंग है नीला कलर का किस कारण, किसके कारण होता है? बता दीजिएगा राइट आंसर। देखिए बताने की कोशिश करते हैं। कांच का गहरा नीला रंग जो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग। कांच का गहरा नीला रंग जो किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। हम चलते हैं आगे की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? ये सभी को पता होगा। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। ठीक है। देखिए इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए कूटपात हो जाता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन आपका ए कूटपात हो जाता है। देखिए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। 17 नंबर का 17 कहता है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आप लोग का सबसे कम प्रदूषण CNG का हो जाता है। कंपोज नेचुरल गैस हो जाता है, CNG हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। पूछा जा रहा है क्या इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? CNG से होता है। सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिएगा। 18 नंबर का प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसने दिया था? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हाइकेंस ने दिया था, ऑप्शन आपका ए हो जाता है हाइकेंस। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है। सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन आपका ए हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। इनमें से कौन परजीवी पादप है बता दीजिएगा। इनमें से कौन जो है परजीवी पादप है? ऑप्शन बता दीजिए। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है? देखिए कसकूटा जो परजीवी पादप होता है, कसकूटा ऑप्शन आपका ए हो जाता है। इनमें से कौन सा परजीवी पादप है? कसकूटा हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। परजीवी जो वैसे पादप जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ, वैसे पादप जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका ए कसकूटा हो जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। अमलगम क्या है? अमलगम क्या होता है बता दीजिएगा। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? अमलगम जो है देखिए राइट आंसर हो जाता है। अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है, एक तरल पारा मिश्रित धातु हो जाता है राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाता है, तरल पारा मिश्रित धातु हो जाता है राइट आंसर। 21 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। DNA किसमें पाया जाता है? ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है। देखिए DNA किसमें पाया जाता है बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। ठीक है सभी। देखिए इसका जो हो जाता है DNA केंद्रक में अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाता है केंद्रक में। ठीक है। DNA किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। सभी याद कर लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? बता दीजिए। 22 का क्वेश्चन क्या कहता है? दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है बता दीजिएगा। 22 का राइट आंसर क्या होता है? ठीक है। देखिए दांत के निर्माण में कैल्शियम की सर्वाधिक भूमिका है। ऑप्शन आपका बी हो जाता है कैल्शियम।
ठीक है, ऑप्शन आपका 3 तक ही लिखा है, पर ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है भूमिका हो जा कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? कैल्शियम का। ठीक है, 23 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जाए कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। 23 का क्वेश्चन कहता है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए 23 का क्वेश्चन कहता है प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाता है ऋणात्मक। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सभी याद कीजिए, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। 24 का क्वेश्चन क्या कहता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से बता दीजिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से बता दीजिएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हर एग्जाम में आ ही जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे हो जाता है? फुटबॉल से हो जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से संबंधित है, याद कीजिएगा। 25 का लास्ट क्वेश्चन क्या सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है बता दीजिएगा। 25 का क्वेश्चन क्या कहता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। 25 का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन आपका डी हो जाता है युवा और शांति। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा और शांति। देखिए 25 का लास्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन डी हो जाता है। 25 में से आपका कितना सही कितना गलत होता है कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।